आज का मध्य प्रदेश के संबंध में प्रमुख तथ्य, ये पहला लेक्चर है अपना, है ना। इसमें हम मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित मैं इसके संबंध में आपको बताऊंगा एमपी के संबंध में। तो आप इनको नोट भी करते जाना, थोड़ा सा शॉर्ट रूप में नोट करते जाना। बाकी तो नोट्स में मिलेगा ही आपको, जो मैं नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा उसमें सारी चीजें मिलेंगी। कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो नहीं होंगी, वो मैं आपसे यहीं की बोल दूंगा कि ये चीज नोट्स में नहीं है, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो मध्य प्रदेश एक परिचय। यहाँ पे इस स्लाइड में मैं आपको मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी बताता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत के मध्य में स्थित है, अतः इसको हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के बिल्कुल सेंटर पॉइंट में स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के कुछ और भी नाम है, या जिनको उपनाम भी बोला जा सकता है। कुछ अन्य नाम भी है मध्य प्रदेश के, जिसमें मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, नदियों का मायका, इसके अलावा आपका जो है टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरह का बन जाता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का क्या नाम नहीं है, तो उसमें 3 नाम दे दिए जाएंगे, एक अलग से दे दिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक आ भी चुका है, इस तरह का क्वेश्चन, और आने की संभावनाएं भी रहती हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश के उपनाम है। कितने नाम हो गए मध्य प्रदेश के? एक तो मध्य प्रदेश खुद हो गया, नदियों का मायका हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, हृदय प्रदेश हो गया, और मध्य भारत हो गया। इतने नाम हैं, ठीक है। इसमें आपका नदियों का मायका क्यों बोला जाता है मध्य प्रदेश को? क्योंकि मध्य प्रदेश से कई बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हुआ है, चाहे वो आपका नर्मदा नदी हो, ताप्ती नदी हो, चंबल नदी हो, और भी कई बड़ी बड़ी नदियों का, सोन नदी हो। कई नदियों का उद्गम स्थल बेतवा नदी है, छिपरा नदी, इन सबका उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश से है, इसलिए इसको नदियों का मायका बोला जाता है। टाइगर स्टेट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ टाइगर सबसे ज्यादा है। अभी कर्नाटक में है, अब लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में थे, इसलिए इसका एक टाइटल था टाइगर स्टेट के नाम से। हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश बीचों बीच में स्थित है भारत के, इसीलिए इसका नाम हृदय प्रदेश है। मध्य भारत, क्योंकि ये पुराने टाइम में जब मध्य प्रदेश गठित नहीं हुआ था, बिफोर 1956, इसको मध्य भारत के नाम से ही जाना जाता था। 1956 से पहले इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग नाम है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है? तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ये भी क्वेश्चन आपका बन चुका है कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया है? गठन के पश्चात मध्य प्रदेश को ये नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, या क्या नाम थे उसके प्राचीन काल में? तो वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ एवं रेवोत्तर के रूप में मिलता है। बहुत इंपोर्टेंट है आपका, ये प्राचीन नाम है मध्य प्रदेश के। क्या नाम है मध्य प्रदेश के? दक्षिणापथ है आपका, और रेवोत्तर के नाम से इसका उल्लेख जो है प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। और वर्तमान मध्य प्रदेश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अवंती महाजनपद का भाग था, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसको अवंती महाजनपद का एक भाग था ये, और जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। उज्जैनी इसकी राजधानी थी, जिसको वर्तमान में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और वहां के बहुत प्रसिद्ध शासक थे विक्रमादित्य, ठीक है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। तो ये उस टाइम पर अवंती महाजनपद का हिस्सा था। प्राचीन काल में पूरे भारत को 16 महाजनपद में बांटा गया था, ठीक है। टोटल जो महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे। उसमें मगध का नाम बहुत ज्यादा फेमस था, मगध, और अवंती का भी नाम काफी ज्यादा फेमस था। अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, और यही आज के टाइम में मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र माना जाता है। तो ये स्लाइड आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। इसमें मैंने मध्य प्रदेश क्या है, ठीक है, इसका नाम, कितने नाम है मध्य प्रदेश के, तो इसके कई सारे नाम मैंने आपको बताए, आपको ध्यान में रखने हैं। मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों बोला जाता है ये मैंने नहीं बताया था, क्योंकि भारत में सर्वाधिक सोया का उत्पादन मध्य प्रदेश से होता है।
एक चीज ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। मध्य प्रदेश से सोया का उत्पादन सर्वाधिक होता है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अगर अपन एक फसल की बात करें कि मध्य प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। थोड़ा कंफ्यूज मत हो, पूरे भारतवर्ष में सोया का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कहां पे होता है? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको सोया स्टेट बोला जाता है। लेकिन अगर अपन फसल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गेहूं की बुआई होती है और गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये सारे मध्य प्रदेश के नाम, उनके उपनाम और प्राचीन नाम। प्राचीन काल में इसको दक्षिणापथ, रेवोत्तर के नाम से जाना जाता था, और ये प्राचीन काल में जो ये अवंती महाजनपद का हिस्सा था, और इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से मध्य प्रदेश का वर्णन जो मैंने अभी बताया है। तो इसमें किसी को कोई परेशानी है जो मैंने अभी बताया है? बताओ, अगर हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ये स्लाइड में किसी को परेशानी है? सारी चीजें समझ में आई हैं? अगर आ गई हैं तो यस भी लिख सकते हो या हाथ उठा सकते हो, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई है? नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। ओके, ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी बताई कि मध्य प्रदेश क्या है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। केशव, अपना माइक ऑफ कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, उसका कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश, उसकी आकृति क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और लगभग हर एग्जाम में, मध्य प्रदेश से संबंधित कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। जहां जहां पॉइंट आपको लगता है नोट करना चाहिए, आप शॉर्ट रूप में उसको नोट भी कर सकते हैं। सो हम इसको देखते हैं। पहले मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के संबंध में कुछ फैक्ट हम देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और इसकी ज्यामिति आकृति आयताकार है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ये है आपका, इसकी ज्यामिति आकृति किस प्रकार की है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मध्य प्रदेश की ज्यामिति आकृति किस प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश की ज्यामिति आकृति जो है वो आयताकार है। ठीक है, ज्यामिति आकृति का मतलब है, आप ये देख रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश का जो नक्शा यहाँ पे दिया हुआ है ये आयताकार है आपका, सर्किल में नहीं है, आयताकार। इसकी लगभग आयताकार है, पूरी तरीके से आयताकार नहीं है, लगभग आयताकार इसकी ज्यामिति आकृति है मध्य प्रदेश की। तो ये काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू श्रृंखला का भाग है, जो कि पूर्णतः भू आवेष्टिक राज्य है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। मध्य प्रदेश जो है वो पूरी तरह से कैसा राज्य है? भू आवेष्टिक राज्य है। ठीक है, भू आवेष्टिक राज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर भू आवेष्टिक राज्य का मतलब ऐसे राज्य जो कि जिसकी सीमा कहीं से भी समुद्र से ना लगती हो, ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? भू आवेष्टिक राज्य कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से या सागर से नहीं लगती है। इसके चारों तरफ जो है अन्य राज्य स्थित हैं। इसके चारों तरफ कोई ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ना तो इसकी सीमा सागर से लगती है और ना ही इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी किसी अन्य देश से भी इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, भूआविष्टिक राज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह का आ भी चुका है एक। और ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड समूह का भाग है आपका। ये गोंडवाना लैंड क्या होता है? अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड क्या है आपका? प्राचीनतम
जो भूमि थी उसके दो भाग थे। गोंडवाना अपना दक्षिण भाग था और ऊपर का भाग अलग था, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा मध्य प्रदेश को माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका ये, तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए एक तरह से, फोन नंबर की तरह से आप याद कर लो इसको, 308252 है ना, 308252 ये फोन नंबर है, इस तरह से आप याद कर लो। 308252 इसका कुल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.83% है, सॉरी 9.38% है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। ये क्वेश्चन बन भी चुका है आपका, आ भी चुका है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 9.38 मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में द्वितीय स्थान है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पे कौन सा है आपका, पहले स्थान पे क्या आता है, तो पहले नंबर पर 3 बड़े राज्य यहाँ पे लिस्टेड हैं आपके, आप इसको देख लेना। राजस्थान सबसे पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है, जिसका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है आपका, जिसका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसका 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कई बार क्वेश्चन आते हैं आजकल, इसी सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं आते, पहले आते थे। अगर अपन 2012-13 की बात करें तो उस टाइम पे सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं आते। अब ऐसे आएंगे कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, या मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन अब बनते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरा स्लाइड मैंने आपको मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल समझाया है। इसमें मध्य प्रदेश का क्या क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश की जो है भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश हिस्सा है, मध्य प्रदेश का कितना कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये सारा आपका कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें मध्य प्रदेश का विस्तार आगे हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे समझने वाली बात है आपका। मध्य प्रदेश का विस्तार में बताऊंगा इसमें कैसे है। सो मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है वो 605 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर हो गया ये आपका, और यहां से यहां तक की जो इसकी टोटल लंबाई मान लो आप इसको, ये कितने हैं आपके 605 किलोमीटर है आपका, 605 किलोमीटर इसका टोटल आपका जो है लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। जबकि अगर अपन बात करें इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर, कितना है इसका 870, पूर्व यहाँ पे है, और पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है आपका 870 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये इसका पूरा विस्तार है मध्य प्रदेश का, उत्तर से दक्षिण 605 और पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी से होता है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी से होता है। ये निर्धारण लिखा हुआ है, ये गलत टाइप हो गया है। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी, और दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पर चंबल नदी स्थित है आपका, ये श्योपुर मुरैना ये सारा पूरा आपका चंबल नदी की सीमा लगती है यहाँ पे। और ये पूरा है आपका, यहाँ से बैतूल से निकल के आपका जो है ये ताप्ती नदी पूरी आपकी यहाँ से जाती है और महाराष्ट्र में चली जाती है। तो उत्तरी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश की चंबल नदी निर्धारित करती है, और दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की जो है ताप्ती नदी निर्धारित करती है। क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही पॉइंट में से, क्वेश्चन सीधे सीधे उठे आते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी निर्धारित करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रदेश के पूर्व में मैकाल पर्वत एवं पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां स्थित हैं। यानी कि यहाँ पर पूर्व पूर्व यानी कि इस जगह पर आपका मैकाल पर्वत स्थित है और यहाँ पर आपका राजपीपला की पहाड़ी, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियां स्थित हैं। मैकाल पर्वत के से आपको ये ध्यान में रखना है कि मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है आपका ये अनूपपुर वगैरह में फैली हुई है और यहीं से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा, जोहिला और सोन, ये तीनों नदियों का उद्गम मैकाल पर्वत से ही होता है। ठीक है। और राजपीपला की पहाड़ी जो है वो आपका कहां पर स्थित है, वो आपकी जो है राजपीपला की पहाड़ी बड़वानी क्षेत्र में, बड़वानी खरगोन क्षेत्र में स्थित है। तो ये राजपीपला की पहाड़ी है आपका। तो ये पूरा जो है मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारण का यहाँ पे बताया गया है कि क्या कैसे कैसे मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित होती है। ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा मध्य प्रदेश के संबंध में पूरी डिटेल। तो ये जो मैंने स्लाइड बताई है ये आपको समझ में आई है, पूरी स्लाइड मध्य प्रदेश के संबंध में जो है सारी जानकारी है ना। यदि आ गया हो तो यस लिख दीजिए। बताइए सभी को आ गया ना। आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी स्लाइड खत्म होती है वहां पे स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। चलो आगे देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें जो मैं बताऊंगा वो आपको अक्षांशीय एवं देशांतर रेखाएं बताऊंगा। अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं क्या होती। पहले तो ये अगर आप लोगों ने अगर भूगोल पढ़ा हुआ है तो उसमें अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं आपको पता होना चाहिए। मैं फिर भी बता देता हूं। जो अपना ग्लोब है, ग्लोब यानी कि अपनी जो धरती है, ऐसी तो नहीं है, खैर चपटी सी थोड़ी गोल है। तो अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती हैं, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये जो रेखाएं होती हैं ये अक्षांशीय रेखाएं कही जाती हैं। इनको अक्षांशीय रेखाएं बोला जाता है ग्लोब पर। ठीक है। और जो खड़ी लाइनें मानी गई हैं ग्लोब पर वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं जो ग्लोब पर स्थित है। तो ये पूरा ग्लोब कई सारी अक्षांशीय और कई सारी देशांतर रेखाओं में बटा हुआ है। ठीक है। और इन्हीं अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के माध्यम से जो भी परिवहन होता है, चाहे वो एरोप्लेन हो या आपका पानी के जहाज वगैरह हो, वो सब इन्हीं अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही दूरी का निर्धारण करते हैं। तो मध्य प्रदेश अक्षांशीय देशांतर रेखाओं में कहां पर स्थित है वो अपन इस स्लाइड में समझेंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो अक्षांशीय देशांतर रेखाओं में कहां पर स्थित है। एक मिनट होल्ड कर। हेलो। चलो ठीक है ना, मैं क्लास ले आऊं, है ना। तो अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं आपकी कौन कौन सी होती हैं वो हम इसमें देखते हैं, है ना। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अब इसमें जो है सो मध्य प्रदेश का अगर अपन अक्षांशीय विस्तार बात करें तो मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अक्षांशीय दृष्टि से कहां पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब मैं फिर से ग्लोब बनाना पड़ेगा इसमें, तब मैं समझा पाऊंगा इसको। देखो ये ऐसा ग्लोब नहीं होता है लेकिन फिर भी मानते हैं ये पूरा भूमध्य रेखा से अगर अपन देखें तो ये मध्य की देशांतर रेखा और मध्य की अक्षांशीय रेखा। अब इसके 4 सेक्शन हो गए। ठीक है। ये ऊपर का जो आधा हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। ये वाला पूरा जो, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जबकि ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये वाला जो हिस्सा है आपका ये दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से ये जो हिस्सा है आपका, अब इसके इधर देखें अपन देश, ये तो अक्षांशीय में होगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अगर अपन देशांतर में समझें तो इधर का जो हिस्सा है ये येलो लाइन से इस तरफ का ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और येलो लाइन से इस तरफ का जो हिस्सा है
ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो अपना जो भारत है वो कहाँ पे स्थित है? अपना भारत इस जगह पे स्थित है। अपना भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी अपना भारत यहाँ पे स्थित है, आपका इस जगह पे भारत स्थित है। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया? उत्तर में हो गया आपका, एक तो ऊपर हो गया और पूर्व की तरफ हो गया। तो अपना जो मध्य प्रदेश है चूंकि भारत का ही हिस्सा है, इस वजह से मध्य प्रदेश भी कहाँ पे स्थित है आपका? मध्य प्रदेश जो है आपका वो भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 21 डिग्री 6 पॉइंट से 6 पॉइंट उत्तरी गोलार्ध से 26 डिग्री 30 पॉइंट तक स्थित है आपका। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके, क्योंकि क्वेश्चन आते हो इनमें हम आगे पीछे भी नहीं कर सकते हैं। कहां से चालू होता है मध्य प्रदेश? आपका 21 डिग्री से चालू होता है, यानी यहां से चालू होगा। देखो आपका ये पूरा भारत का है, ये 21 डिग्री अक्षांशीय रेखा से मध्य प्रदेश चालू है। 21.6, बिल्कुल 21 से नहीं है, 0.6 यहां से चालू हो रहा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका पहला बिंदु है। 21.6 से कहां तक है आपका? ये ऊपर आप देखो, ये 27 तक ऊपर जाया है, लेकिन 27 पे खत्म नहीं हुआ, ये 26-30 पे ही हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया ये आपका। ठीक है, तो 21.6 से 26-30 तक का इसका जो है पूरा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। ये आपको समझ में आया होगा। मैं इन लाइन को पढ़ रहा हूं, ये जो आड़ी लाइनें हैं अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो 21.6 से जो है 27 सर पॉइंटर से बताओ, पॉइंटर से, जैसे समझ में नहीं आ रहा, दिख तो है नहीं रहा, उसमें छोटा सा है वो। अच्छा चलो मैं बता देता हूं आपको, पॉइंटर से बता। आप देखो, ये अगर अपन इसको, आप तो ऐसे समझो कि ये ग्लोब है आपका। तो मध्य प्रदेश कहां पे स्थित है आपका? ये ग्लोब के बीचों बीच यहां पे स्थित है आपका, इस तरफ स्थित है। ठीक है, अब यहां पे 21 नंबर की लाइन से ये चालू होता है। पूरे भारत में तो है नहीं, 21 नंबर की लाइन से चालू होगा और 26.30 तक ये चलेगा, यानी कि इस जगह पे मध्य प्रदेश स्थित है आपका, इतने बीच में। भाई ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहां पे 21 डिग्री 6 पॉइंट से 26 डिग्री 30 पॉइंट तक का इसका जो है विस्तार है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। और इसका जो दक्षिणी बिंदु है, मतलब कहां से स्टार्ट होता है? बुरहानपुर से। तो ये जो है आपका, ये बुरहानपुर है। ये कौन सी जगह पे है आपका? बुरहानपुर है ये। ठीक है, यहां से मध्य प्रदेश का 21.6 वाला पॉइंट चालू है आपका बुरहानपुर में, और ये मुरैना तक चलता है आपका। यहाँ पे ये मुरैना आता है आपका, तो ये लास्ट पॉइंट है मुरैना में। और यहाँ पे कौन सा आएगा आपका? 26.30 वाला पॉइंट आएगा आपका। तो इस तरीके से ये पूरा इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब मुझे ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये दक्षिण से उत्तर की ओर का विस्तार बताया है आपको। कहां से कहां तक का बताया है? दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है इसका? बुरहानपुर है, और उत्तरी बिंदु क्या है इसका? मुरैना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, क्योंकि ये कई बार कई किताबों में भी नहीं मिलते हैं। ये बहुत जगह से मैंने अलग अलग जगह से ये सब कलेक्टेड मटेरियल है, तो आप इनको नोट कर लेना, कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा ये आपको। इसका उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, विस्तार तो सब जगह मिल जाएगा, अक्षांशीय विस्तार सब जगह लिखा मिल जाएगा, विस्तार कितना है आपका। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये अक्षांशीय विस्तार बताया है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसका देशांतर विस्तार बताऊंगा। अब देशांतर क्या है? खड़ी लाइनें हैं, तो कहां से कहां तक लेके चलेंगे अपन इसको? यहां से मानेंगे और यहां तक मानेंगे आपका, यानी कि खड़ी लाइनों में अगर अपन देखें तो इस जगह से ये लाइन तक आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, सो अगर अपन इसका देशांतर विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश देशांतर दृष्टि से कहां पे स्थित है आपका? पूर्वी गोलार्ध में। अभी आपको ध्यान होगा मैंने गोलार्ध बनाया था, तो उसमें अगर अपन अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध है, और देशांतर दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध है। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें इसका क्या पूरा विस्तार है? तो इसका विस्तार है आपका 74.9, यानी 74.9 डिग्री से चालू होता है ये पश्चिम में। यानी ये लाइन आप देखो, ये लाइन कौन सी लाइन है आपकी? 74 नंबर की लाइन है, ये आपकी 74 नंबर की लाइन है। तो यहां से 74.9 से चालू होगा इस जगह से, और कहां तक जाएगा आपका? ये लास्ट पॉइंट ये है अपना सिंगरौली का,
और ये जाता है 82.48 तक जाता है। कहां तक जाता है? 82.48 तक आपका ये जाएगा। ये 82 नंबर की लाइन है, यहाँ पे ये वाली लाइन 82 नंबर की लाइन है, और इसमें भी आपका 0.48 तक जाता है आपका। तो ये इसका देशांतर विस्तार हो गया पूरा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का हमने अक्षांशीय और देशांतर विस्तार मैंने आपको पूरा बताया कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार किस तरह का है। इसमें किसी को परेशानी है क्या? अगर किसी को परेशानी है मध्य प्रदेश के अक्षांशीय देशांतर विस्तार में, तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर किसी को परेशानी नहीं है, आप लोगों ने मुझे लगता है पॉइंट नोट कर ही लिए होंगे इसमें, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार आपको बताया। अगर आप लोगों ने भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जो आड़ी लाइनें होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब मध्य प्रदेश से गुजरती हुई कर्क रेखा, ये काफी इंपोर्टेंट है आपका, क्योंकि मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, और कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा होती क्या है आपकी, पहले तो ये समझे हम कर्क रेखा क्या होती है। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये ग्लोब है, और ग्लोब की जो मध्य की रेखा है इसको हेलो सर, भूमध्य रेखा बोला पहली जाता है। बार। हाँ, क्या हुआ? हेलो सर, हाँ बोलिए। पहली वाली को एक बार में बता दो सर, एक बार में पहली वाली को आ, एक बार क्या बताऊं, बताओ। उसको शो कर दो, बस देखना है वो। अच्छा, देखना है बस। ठीक है, चलो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ओके सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो आगे बढ़े हैं अपन। मैं आपको मध्य प्रदेश से कर्क रेखा बताया था कि कर्क रेखा होती क्या है। तो ये जो बीच की अक्षांशीय रेखा है, बीच की जो रेखा है, इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा या मिडिल लाइन बोला जाता है। अब इससे 23 डिग्री नीचे यहां पे होती है आपकी मकर रेखा। 23 डिग्री नीचे कौन सी रेखा होती है आपकी? मकर रेखा होती है। भूमध्य रेखा से 23 डिग्री नीचे मकर रेखा होती है, और भूमध्य रेखा से 23 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है आपकी? 23 डिग्री ऊपर। ठीक है, यहां पे स्थित है आपकी कर्क रेखा। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना ये, है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें कि कर्क रेखा क्या है और मकर रेखा क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। ये इसका जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री होती है, और ये 23 डिग्री ऊपर है आपका, और ये 23 डिग्री नीचे है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन ने अभी मैंने आपको अक्षांशीय रेखाएं बताई थी। तो मैंने क्या बताया था कि अक्षांशीय रेखा कहां से चालू होती है? 21 से चालू होती है, यानी 21 नंबर की लाइन से चालू होती है और 26 नंबर की लाइन तक जाती है। यही बताया था मैंने आपको अक्षांशीय रेखा में। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो 23 नंबर की रेखा कहां पे आएगी? 23 नंबर की रेखा बिल्कुल बीचों बीच में आएगी। 21 से 26 के बीच में 23 नंबर की रेखा कहां पे आएगी? बीच में आएगी। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश के मध्य में से जो है आपका क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग कहां से होती है? 21 नंबर की रेखा से होती है, और एंडिंग कहां पे होती है? 26 नंबर की रेखा पे। अभी मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 से 26 के बीच में है। तो इनके दोनों के मध्य में क्या आ गया आपका? 23 नंबर की रेखा आ गई। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश के मध्य से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब इसमें मैं जो है आपको इसकी डिटेल आपको समझा देता हूं क्या है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 पॉइंट से गुजरती है। आपका कहां से निकलती है? आपकी 23 डिग्री 30 पॉइंट। ये पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे, खाली डिग्री याद करने से नहीं होगा, पॉइंट भी याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार पॉइंट में ही घुमा देते हैं। ये तो फिक्स है आपका। मान लो वहां पे आ गया 23 डिग्री 10 पॉइंट, 23 डिग्री 20 पॉइंट, 23 डिग्री 30 पॉइंट,
तो आपको पॉइंट भी याद होना चाहिए कि कितने पॉइंट से होती है। ठीक है, सो कर्क रेखा कहां से होती है आपकी 23 डिग्री 30 पॉइंट से गुजरती है और ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये 2 भागों में क्यों बांटती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग 21 से होती है और 26 तक जाती है, तो 23 बीचों बीच में आता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है ये 2 भागों में बांटती है, हाफ में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपका। अब यहाँ पे आपको ये मैप के थ्रू बताया गया है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो टोटल 14 जिले मध्य प्रदेश के कर्क रेखा पर स्थित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल 14 जिले, जिसमें रतलाम, स्टार्टिंग कहां से होती है, रतलाम, उज्जैन, फिर आगर। आगर से पहले ये मैंने इसमें ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो ग्लोब है, ग्लोब के बीच की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है, जो कि 0 डिग्री पे है। इस 0 डिग्री से 23 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और 23 डिग्री नीचे मकर रेखा है। तो अपने जो मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, 21 से स्टार्ट होती है। यानी कि मध्य प्रदेश कहां से स्टार्ट होगा, यहां से कहीं से स्टार्ट होता है 21 से, और कहां तक जाती है, 26 तक जाती है, यहां तक जाएगी। तो इस वजह से मध्य प्रदेश के बीचों बीच से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, क्योंकि 23 डिग्री कहां पे आएगा आपका, 21 और 26 के बीच में आता है 23। तो इसी वजह से मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा निकलती है। तो ये आप जो कर्क रेखा देख रहे हो ये 23.30 पॉइंट से आपका गुजरती है। कौन कौन से जिले गुजरते हैं इसमें, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर। शाजापुर था पहले, अब उसका नाम उसमें से जिला अलग हो गया आगर, इसलिए अब क्या नाम आता है उसमें, आगर नाम आता है। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले जो है कर्क रेखा पर स्थित है। आप ये पूरा स्क्रीन समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है पूरी कंप्लीट। अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन मध्य प्रदेश की कर्क रेखा कैसे गुजरती है। ये जो पूरे पॉइंट थे आपके, ये जो मैंने पूरे पॉइंट आपको बताए अभी, ये पूरे पॉइंट जो है मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के भौगोलिक तथ्य मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मेरे को बताओ। इसमें मैंने कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, और आपका जो है अक्षांशीय रेखाएं क्या है, ये सारी मैंने बताई हैं। इसमें किसी को समस्या है क्या, बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अगर है तो आप कमेंट में लिख सकते हो या माइक ऑन करके एक एक करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी जो है मैंने आपको मध्य प्रदेश के भूगोल के संबंध में बताया। कुछ और पॉइंट अभी मैं आपको बता देता हूँ, आगे और पढ़ा दें अभी इसमें, है ना, कुछ और बता दें थोड़ा बहुत और आगे। यस, ठीक है, चलो या गेट खोल दो जाके। ये क्या है, तो मजेदार है ये, क्या चाहिए? चलो मैं आगे इसमें बताता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य एवं जिले। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती हैं और कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपके, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। हालांकि मुझे लगता है सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़
और गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश। स्लाइड नहीं दिख रही सर दोबारा, हाँ जी, स्लाइड नहीं दिख रही दोबारा। ठीक है ठीक है। अब दिखाई देगी, अब दिखाई दे रही है। चलो, सो मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से सीमा लगती है। अब अपन इसी को विस्तार में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से 5 राज्यों से सीमा लगती है और उनकी विशेष पॉइंट क्या क्या है, उनकी विशेष बातें कौन कौन सी हैं, उसको अपन समझेंगे इसमें। सो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अपन समझते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर अपन यहाँ पे समझें, ये मुरैना से स्टार्ट होती है आपकी ये पूरी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ तक सिंगरौली तक आपकी उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, बल्कि श्योपुर से ही स्टार्ट होती है आपकी। श्योपुर से स्टार्ट होकर के ये जो पूरी सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है। तो एक पॉइंट तो हमें ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भौगोलिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यानी कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भौगोलिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है। मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि जो मध्य प्रदेश है एक भू आविष्टिक राज्य है, यानी इसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लगती है और ना ही किसी अन्य देश से लगती है। इसकी सीमा केवल राज्यों से लगती है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं, उनके नाम आप देखो तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ये जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के जिले हैं उत्तर प्रदेश। इसमें श्योपुर नहीं आएगा आपका, श्योपुर नहीं है। यहाँ से मुरैना से चालू होती है आपकी मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, इस तरीके से सिंगरौली, पन्ना। तो ये सब में आपका जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, अब इसमें अगर अपन उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछते हैं, कई बड़े एग्जाम में डीप में भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश के अगर अपन बात करें तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर। ये वो जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो अगर अपन जैसे बात करें कि झांसी की सीमा कहाँ लगती है, अपनी शिवपुरी से लगती है झांसी की सीमा। अगर अपन आगरा की सीमा की बात करें कहाँ लगेगी, मुरैना में लगती है। तो ऐसे अलग अलग जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है आपका। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भौगोलिक सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट हो गए, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले हो गए आपके। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान से कौन सा राज्य कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिले कौन से होंगे? अब यहां से श्योपुर से आ जाएंगे आपके राजस्थान में। ठीक है, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, सॉरी हाँ ये गुना भी है, राजगढ़, ये सब किस में आते हैं आपके राजस्थान में। कौन कौन से आते हैं इसमें? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, नीमच, मंदसौर और झाबुआ। ये वो जिले हैं जो कि राजस्थान से सीमा बनाते हैं आपके, जो कि राजस्थान से टच होते हैं। ये वो जिले हैं आपके। ठीक है,
तो सर सीपरी इसमें भी आया। हाँ, सीपी क्यों, राजस्थान से सीमा नहीं लगती सीपी की, श्योपुर के उधर। सर तो उसमें भी तो था वो सीपरी, उसमें भी था सीपरी सर शायद। अरे तो भाई सीपी की सीमा दोनों तरफ लगती है ना, यहाँ पे अच्छा राजस्थान से अच्छा ठीक है लगेगी ठीक है। और यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश से लगेगी, इधर झांसी से उत्तर प्रदेश से लगी है और इधर श्योपुर के आगे चले जाओगे तो राजस्थान चालू हो जाता है आपका। तो श्योपुर की सीमा दोनों तरफ से लगती है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे कई ऐसे जिले हैं जो दोनों तरफ से जो है आपका सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से। अब अपन राजस्थान के जिले पढ़ेंगे कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कोटा की सीमा सिपरी से लगती है राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में झांसी की लगती है, तो दोनों तरफ सिपरी आता है आपका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो है राजस्थान की सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन से हैं और आपका राजस्थान के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ये दोनों मैंने इसमें बताए हैं। आपको जिलों के नाम याद में रखने हैं, ठीक है, और इनको अच्छे से समझना है कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट अगर अपन राज्य समझें तो अगला राज्य है इसमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ पे है आपका, नीचे की तरफ, ये वाला जो यहाँ से चालू होता है आपका महाराष्ट्र, ये पूरा जो सीमा बन रही है आपकी ये महाराष्ट्र की सीमा है, ठीक है, दक्षिण में है महाराष्ट्र। सो इससे कौन कौन से सीमा बनाते हैं, बालाघाट, यहाँ से स्टार्ट किया है आपका, ये बालाघाट है आपका, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर यहाँ पे खत्म हुआ है, यानी बालाघाट से चालू है और अलीराजपुर पे खत्म है, ठीक है। अलीराजपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा दोनों तरफ लगती है, यानी आधी सीमा गुजरात में है और आधी जो है महाराष्ट्र से लगती है अलीराजपुर की सीमा। आगे अपन देखेंगे इस पॉइंट को भी। मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले महाराष्ट्र के जिले कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको मध्य प्रदेश के जिले बताए, अब महाराष्ट्र के जिले बताता हूं। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले हैं आपके, नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुलढाणा, अमरावती, नागपुर, भंडारा और गोंदिया। ये वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, महाराष्ट्र के जिले हैं, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं महाराष्ट्र के, और मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं जो है आपके राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के। ये अभी तक मैंने आपको बताया 3 राज्यों की सीमाएं मैंने आपको बता दी हैं और उनके जिले मैंने बता दिए हैं। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, है ना। अगला है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहां पे आपका, ये जो सीमा बन रही है आपकी सिंगरौली से लेकर के ये पूरी जो सीमा चल रही है बालाघाट तक, आपका ये सीमा छत्तीसगढ़ है। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या स्थित है, पूर्वी सीमा किससे लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगी हुई है मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन से होंगे। तो इधर बालाघाट होगा आपका। अब मैंने बालाघाट बताया था, दोनों तरफ आता है आपका, महाराष्ट्र में भी आता है और छत्तीसगढ़ में भी आता है। सो बालाघाट हो गया आपका, मंडला हो गया, सिंगरौली हो गया, ठीक है, सीधी हो गया, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी, ठीक है। लास्ट यहाँ पे सिंगरौली है, सिंगरौली तक जाता है ये आपका, सीधी सिंगरौली, ये सब आप दिखाई मैप में दिखाई दे रहा होगा आपका। शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, इन सबसे सीमा किसकी लगती है आपकी, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। अगला अगर अपन इसमें देखें नेक्स्ट, तो अगर अपन छत्तीसगढ़ के जिलों की बात करें कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो उसमें बलरामपुर आता है आपका, पहला नाम बलरामपुर आएगा, सूरजपुर, बिलासपुर, कोरिया, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव। ये जो जिले छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है।
तो ये छत्तीसगढ़ से सीमा हो गई मध्य प्रदेश की। बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी। आपको बिल्कुल ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश के किस डायरेक्शन में आता है, और ये आपको तभी याद हो सकता है जब आप नक्शा याद करो मध्य प्रदेश का। आपको मध्य प्रदेश का मैप याद करना है। आप खाली मैप ले लो मध्य प्रदेश का, नहीं होगा तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आप जिले के नाम लिख लिख के देखो कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला किस तरफ स्थित है। ठीक है, उत्तर में कौन से जिला हैं, दक्षिण में कौन से जिला हैं, पूर्व में कौन से जिला हैं और पश्चिम में कौन से जिला हैं। आपको जिलों के नाम याद होने चाहिए, मध्य प्रदेश के कौन से जिले किस तरफ स्थित है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले सारे जिले हो गए जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगला और लास्ट जो राज्य है वो गुजरात है। गुजरात से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के, वो हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश से सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, गुजरात की। सबसे अधिक लगती है उत्तर प्रदेश से, और सबसे कम लगती है गुजरात से। तो गुजरात से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के, केवल 2 जिले बनाते हैं, झाबुआ और अलियाजपुर। ठीक है, ये झाबुआ रहा और ये रहा अलियाजपुर, ये दोनों जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश के दोनों जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं। और अगर अपन गुजरात के जिलों की बात करें जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं वो कौन से हैं, दाहोद और छोटा उदयपुर। 2 जिले गुजरात के हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, दाहोद है और छोटा उदयपुर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 जिले हैं, ज्यादा जिले नहीं है गुजरात से सीमा बनाने वाले। सबसे कम सीमा लगती है मध्य प्रदेश से गुजरात की। ठीक है, झाबुआ, अलियाजपुर मध्य प्रदेश के दोनों जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं। पश्चिमी जिले हैं ये आपके। ठीक है, पश्चिमी बिंदु भी है आपका अलियाजपुर का। यहाँ पे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सिंगरौली है आपका। ठीक है, तो ये गुजरात से सीमा बनाने वाले जिले हो गए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं। अब अंतर्वर्ती जिले कौन से होते हैं आपके, अंतर्वर्ती जिले ऐसे जिले होते हैं जिनकी किसी भी अन्य राज्य से सीमा नहीं लगती है। ऐसे जिले क्या कहलाते हैं, अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है वो जिले क्या कहलाते हैं, अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं, कई बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। 18 जिले जो है वो अंतर्वर्ती जिले हैं। इसमें कौन कौन से हैं, ग्वालियर, धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, उमरिया, मंडला। ये जो जिले हैं ये आपके अंतर्वर्ती जिले हैं जो कि किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, टोटल इनकी संख्या 18 जिले हैं जो कि किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ये बीचों बीच में, जैसे अगर अपन देखें इसमें विदिशा है तो बीचों बीच में स्थित है, इसका किसी भी राज्य से सीमा नहीं है। भोपाल है, रायसेन है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, कटनी है, पन्ना है, नहीं पन्ना की तो सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश से, पन्ना नहीं है। ठीक है, हरदा है, देवास है, सीहोर है। तो ये सब अंतर्वर्ती जिले आपके कहलाते हैं। जो बीचों बीच में स्थित हैं वो अंतर्वर्ती जिले हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं। 18 जिले हैं टोटल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सो सिंगरौली जो जिला है मध्य प्रदेश का, कुछ अन्य तथ्य हम देख रहे हैं। सिंगरौली जिला 2 राज्यों से सीमा बनाता है। किस किस से बनाता है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आप देखो इधर ये है सिंगरौली और इसके ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश है और इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ है। झाबुआ जो है ये भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है। इस तरफ राजस्थान है और इस तरफ गुजरात है। ठीक है, बालाघाट जो है 2 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अलियाजपुर भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पे अलियाजपुर है आपका, ये इस तरफ ऊपर गुजरात और नीचे क्या है इसके, महाराष्ट्र है। और मुरैना जिला जो है आपका ये भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है। ये मुरैना है आपका, इस तरफ आपका राजस्थान है और इस तरफ आपका उत्तर प्रदेश है। ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है मुरैना। और शिवपुरी जिला भी आपका 2 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं,
उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये शिवपुरी है आपका राजस्थान की तरफ, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की तरफ। ये मैंने अभी बताया भी था, राजस्थान में इसका झांसी आता है, अब सॉरी राजस्थान में कोटा, और उत्तर प्रदेश की तरफ इसका झांसी से सीमा लगती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपोर्टेंट है आपका, कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है वो सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपको विस्तार पूर्वक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब मध्य प्रदेश के जनसंख्यात्मक संबंधी तथ्य जो है ये मैं आपको अब कल बताऊंगा। काफी सारे पॉइंट हो गए हैं इसमें, है ना। मध्य प्रदेश के कौन कौन से फैक्ट हैं, आज के लिए काफी है, टाइम भी पूरा हो चुका है। ठीक है, आज की जो मैंने पूरा लेक्चर लिया है, इसकी एक वीडियो बना करके और मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। अगर कहीं कोई समझ में नहीं आया हो तो आप उसको समझ लेना और उसको देख लेना। आपने थोड़ा बहुत पॉइंट नोट कर ही लिए होंगे, है ना, और इसके नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगा, उसमें डिटेल मिलेगी। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपना माइक चालू करके पूछ सकता है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। और ये अपना माइक ऑफ कर लो श्याम, कोई क्वेश्चन है किसी का? तो क्लास ऑफ करें फिर अपन आज की, है ना, आज की क्लास ऑफ करते हैं अपन जो है। और अब जो है कल मैं इसी टाइम पर 9 बजे आगे जो है लूंगा मैं लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, और इसको पढ़ते रहना। ओके, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, आराम से जाओ।